साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत खुश हैं, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और आगे की जो भी आपकी प्लानिंग है भविष्य की उस पर अच्छे से काम कर रहे होंगे। देखिए, आज का जो वीडियो है ना, ये सेल्फ स्टडी के ऊपर है और मैं आज गारंटी के साथ बताना चाहता हूँ आपको कि ये वीडियो आप कंप्लीट देखना। कुछ 1-2 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि मैं इसमें क्या चीज़ें बताऊँगा, कैसे कैसे बताऊँगा। देखिए, इंडिया में क्या होता है कि काफ़ी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग, करोड़ों की तादाद में लोग स्टडी कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो कोचिंग भी ले रहे हैं प्लस वैसे भी स्टडी कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो ऑलरेडी कोचिंग ले चुके हैं और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं सेल्फ स्टडी करने में, क्योंकि उनको या तो नॉलेज नहीं होता होगा या फिर नॉलेज होता हो भी होगा तो वो या तो लापरवाही बरत रहे हैं कि हो जाएगा यार, हो जाएगा, कर लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा, अभी एग्ज़ाम दूर है। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक बेस्ट तरीका होता है जो मैं बोलता हूँ कि काफ़ी लोगों ने अपनाया और सक्सेस भी हुए हैं, और मैंने भी ये तरीका अपनाया था और मैं भी इसमें सक्सेस हुआ हूँ। ठीक है, तो आपको मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। आज आपकी आंखें खुल जाएगी कि एक्चुअल में सेल्फ स्टडी होती कैसे है। आप खुद देख लेना इस चीज़ को, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो प्लीज़, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, देखिए, एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि आज करोड़ों की तादाद में लोग पालन कर रहे हैं, स्टडी करते हैं एग्ज़ाम की। दूसरी चीज़, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, कई लोग बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, न्यूज़ देख रहे होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे घर पर। लेकिन आपको अभी इन्जॉय नहीं करना है, आपको लिमिटेड चीज़ें, अब लिमिटेड पॉइंटों में ही कुछ चीज़ें देखनी होगी, लिमिटेड चीज़ें ही आपको अपने साथ रखनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो अपने स्टडी पे लगाना है। क्योंकि कई लोग हैं बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं इस टाइम पे और वो देखेंगे यार अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, चीज़ें सेटल होगी, काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आगे सारा प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तब तक मैं इंजॉय कर लेता हूँ, बाद में मेरी एक बार तो तैयारी हो चुकी है और मैं और कर लूँगा। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। क्यों? क्योंकि हम क्या सोचते हैं, यार मैंने एक बार तो पढ़ रखा है, मुझे तो केवल रिवीजन करना है। अब वो रिवीजन करते हैं ना, फिर भी उस रिवीजन में भी मिस्टेक कर देते हैं और बाद में अच्छे से परफॉर्मेंस भी नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस पूरे जो मेरा ये ट्रिक है उसको आप एक बार फॉलो ज़रूर करना, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें मिलेगा। ठीक है, तो अब सीधा आप आ जाइए बोर्ड पे। हाँ, लाइक ज़रूर कर देना अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आपको आता है तो। ठीक है, चलो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है मेरे प्यारे साथियों कि मैं ये बोलता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, या फिर कोई वनडे एग्ज़ाम कर रहे हो या फिर आप CGL CPO की कर रहे हो, किसी की भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, आपको आज के इस दौर में 8 से 10 घंटा पढ़ाई तो आपको मिनिमम करनी ही पड़ेगी। हालांकि लोग बोलते हैं कि 6 घंटे इनफ होता है स्टडी करना, लेकिन मैं आपको एक ही शब्दों में एक सीधी सी बात बोलना चाहता हूँ कि कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, टैलेंटेड लोग आते ही जा रहे हैं और आप उसी 6 घंटों में क्या क्या हासिल कर लोगे। आपको मैथ भी पढ़नी पड़ेगी, रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी, GK GS सब कुछ, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो 6 घंटे में क्या क्या कर लोगे। तो मैं कहता हूँ कि कम से कम आपके 8 से 10 घंटा स्टडी तो आज के टाइम में होना बहुत ज़रूरी है ही है, चाहे कितने आप कमज़ोर हो या कितने आप इंटेलिजेंट हो। इस चीज़ को आप पल्ले बांध लीजिए। ठीक है, चलो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि जी मैं तो 6 घंटा पढ़ता हूँ। मैं बोलता हूँ 6 घंटे में काम नहीं चलेगा आपका, आप 8 घंटा पढ़ाई करिए, तभी तो उस लाखों लोगों, उस करोड़ों लोगों में आप आगे आएंगे, तभी तो एक सीट ले पाएंगे ना। अरे 6 घंटा दुनिया पढ़ रही है, आप भी 6 घंटा पढ़ोगे तो आप तो उसी में ही हो। आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तभी तो आप उनसे ज़्यादा चीज़ें सीख पाएंगे। तो आपको 8 से 10 घंटा स्टडी करनी ही करनी है, मिनिमम 8 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 घंटे पढ़ सकते हैं, बहुत होता है, बहुत होता है, इसमें सब कुछ हासिल कर सकते हैं। 10 घंटे बहुत होता है। ठीक है, 10 घंटे अगर आप वो भी तरीके से समझेंगे, तरीकों को एक टाइम टेबल के थ्रू चीज़ों को करेंगे तो ही, अदरवाइज़ तो लोग 22-22 घंटे भी पढ़ते हैं, 20-20 घंटा भी पढ़ते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कंटिन्यू और तरीके से 10 घंटे भी पढ़ते हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, तो फ़ायदे में हो जाएंगे आप। ठीक है, चलिए अब देखिए, थोड़ा सा एक पॉइंट बताता हूँ कि ये आप हैं यहाँ पे। अब इसको मैंने ऑल स्टूडेंट लिया, आप कोई इसको वैसे नहीं ले कि ये क्या है, मैंने ऐसे बना दिया इसको। अब आपको कुछ भी लग रहा होगा, ये आप है,
ये आपके एग्ज़ाम है। मान के चलिए आपके एग्ज़ाम है एग्ज़ाम नंबर ए, एग्ज़ाम नंबर बी, एग्ज़ाम नंबर सी और एग्ज़ाम नंबर डी। ठीक, आप यहाँ हैं और आपके पास ये सब्जेक्ट हैं और आपको ये एग्ज़ाम देने हैं। और मान के चलिए आप बिल्कुल न्यू हैं, आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, आप बिल्कुल न्यू है और आपको कुछ भी नहीं आता। आप सोच रहे हैं कि मुझे ये एग्ज़ाम देने, मेरे सामने 4 एग्ज़ाम है, इनका सिलेबस मेरे सामने ये है और मैं बिल्कुल न्यू हूँ और मुझे कुछ भी नहीं आता। तो अब यहाँ पे चीज़ ये आ जाती है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, रीजनिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैथ के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, जीके जीएस में जो भी पॉइंट होते हैं वो आपके क्लियर नहीं है, किस प्रकार के पैटर्न पे आजकल क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके क्लियर नहीं है। तो अब कई लोग तो ऐसा बोलेंगे जी देखिए मैं तो बिल्कुल नया था और मैंने तो कोचिंग भी नहीं ली और मैं तो वैसे ही सिलेबस को देख के मैंने तैयारी करी थी और मेरा सिलेक्शन हो गया। अब 100 में से 1-2 लोग अपवाद होते हैं, ऐसे कर लेते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं और आप ये एग्ज़ाम निकालना चाह रहे हैं, या आपके सामने सिलेबस है, तो मैं समझता हूँ कि आपको कम से कम एक बार तो कोचिंग लेनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको एक तो एग्ज़ाम का पैटर्न का पता चल जाएगा, किस प्रकार से एग्ज़ाम होती है, कितने लोग एग्ज़ाम देते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पत्र आते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिए जा रहे हैं। ठीक, वो आपको पता चल जाएगा। तो कम से कम एक बार कोचिंग ले और ऐसी कोचिंग ले कि फिर ज़िंदगी में लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। अब कई लोग क्या होता है, इस एग्ज़ाम की कोचिंग अलग से लेंगे, इस एग्ज़ाम की कोचिंग अलग से लेंगे, इस एग्ज़ाम की कोचिंग अलग से लेंगे और इस एग्ज़ाम की कोचिंग अलग से लेंगे। वो बोलेंगे यार ए एग्ज़ाम में हिंदी नहीं थी, और फिर जैसे ही ए एग्ज़ाम में हिंदी नहीं थी ना, तो वो क्या सोचेंगे यार बी में तो हिंदी है, इसका मतलब मुझे क्या करनी पड़ेगी, हिंदी की लूँगा यार, छोड़ना सारी ले लेता हूँ एक साथ। ऐसा मत करो यार, पीछे होते जा रहे हो। ऐसा करते रहोगे ना तो टाइम वेस्ट है और कुछ होना ही नहीं है। ठीक है, तो आप ये सोचें कि मैं कम से कम मैंने भी पहले भी वीडियो बनाया था कि आप लगभग सारे सब्जेक्ट एक साथ क्लियर करके चलो। ठीक है, इस पे मैंने वीडियो बनाया था और अच्छा वीडियो था वो। अगर आप उसको देखना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो वही आपको ध्यान रखना ये बात कि आपको लगभग आजकल जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम में सारे सब्जेक्ट होते हैं ना, उनको सबकी एक साथ लेके आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आप बिल्कुल नए हैं और आपको ये एग्ज़ाम देनी है, तो आप सारों को एक साथ लेके चलें। ठीक है, तो अब मैं ये मान लेता हूँ कि आपके सामने मैं कोई ए एग्ज़ाम ले लेता हूँ, जैसे एग्ज़ाम नंबर ए है और इसमें ये मान के चलिए आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि सारे सब्जेक्ट आपको साथ लेने, सभी एग्ज़ाम में आपका जो टारगेट बनाया आपने वो। दूसरी चीज़ ये मान के चलिए कि आप ए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ए एग्ज़ाम में इस प्रकार से फोर्स आना है। मान के चलिए, सपोज मान रहे हैं, मैं आपको सेल्फ स्टडी करने का एक तरीका बताऊंगा आज। वीडियो भले ही थोड़ा लेंथी हो रहा है, लेकिन आज आपकी मैं बिल्कुल आंखें खोलना चाहता हूँ कि ओरिजिनलिटी में सेल्फ स्टडी होती क्या। काफ़ी लोग बोलते हैं सेल्फ स्टडी ऐसे कर लो, वैसे ऐसे कर लो, ढीकड़ा फलाना की बातें होती है, लेकिन आज मैं आपको सही डायरेक्शन में चीज़ें बताने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, जो काफ़ी लोगों ने अपनाए ये सक्सेस जो है, मैंने भी अपनाया है, मुझे भी फ़ायदा मिला। ठीक है, मान के चलिए आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके सामने 25 क्वेश्चन आपके मैथ के आने हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आने हैं, 35 क्वेश्चन जिसमें जीके कंप्यूटर साइंस वगैरह वो आने हैं, और हिंदी के आपके 10 क्वेश्चन आने हैं और इंग्लिश के आपके 15 क्वेश्चन आने हैं। ये आपका सब्जेक्ट है जो इस ए एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। आप यहाँ खड़े हैं, ए एग्ज़ाम आपको देनी है, आप बिल्कुल नए हैं, कोचिंग आप ले चुके हैं। अब मैं ये भी मान रहा हूँ कि आप कोचिंग ले चुके हैं, आपको सब कुछ पता चल रहा है और अब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं जी। ठीक है, बिल्कुल सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, एग्ज़ाम नज़दीक नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आप कोचिंग ले चुके हैं, ये मैं मान चुका हूँ। मैंने बताया कि कोचिंग लेना ज़रूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। चलिए, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जी, आप यहाँ हैं। अब आप ये देखेंगे, सबसे पहले जब आप अपना टाइम टेबल सेट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यार इसमें सबसे ज़्यादा मुझे किस पे ध्यान देना पड़ेगा। अब आप ये देखेंगे कि यार सबसे ज़्यादा जिसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको मुझे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तो आप ये देखेंगे कि यार 35 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मुझे इस पे फोकस करना पड़ेगा। जीके, कंप्यूटर साइंस, करंट अफेयर्स, इसके 35 क्वेश्चन आने, मुझे इस पे ध्यान देना पड़ेगा। लाखों लोग यही देखेंगे कि मुझे इस पे ही ध्यान देना है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं कि यार हिंदी के 10 क्वेश्चन आने हैं, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आने हैं और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आने हैं और मैथ के 25 क्वेश्चन आने हैं। वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो मोर टाइम होता है ना, वो इस कंप्यूटर जीके वाले पोर्शन को ही देते हैं
और वो ये चीज़ें भूल जाते हैं कि मुझे इन पे भी थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। वो बोलेंगे यार 35 क्वेश्चन इसके आना है, मुझे इस पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी हो जाती है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आप जो सोच रहे हैं, आप वाली सोच तो लाखों लोग रख रहे हैं, आप वाली सोच तो लाखों लोग रख रहे हैं। वो भी ये सोच रहे हैं कि यार कंप्यूटर 35 क्वेश्चन आएंगे जीके और कंप्यूटर के इसमें सारा, और लाखों लोग आपकी सोच रखेंगे और आप भी इसी को पढ़ेंगे, बाकी लोग भी इसी को पढ़ेंगे, तो आप तो उन्हीं की कैटेगरी में आ गए। आप अलग कहाँ हुए? आप अलग कहाँ हो? आपको तो सिलेक्शन लेना है, एक स्मार्ट सेल्फ स्टडी करनी है। तो मैं वो तरीके बता रहा हूँ। फिर आप इसको थोड़ा सा स्किप करें और फिर आप ये देखें कि दूसरे नंबर पे किसका वेटेज ज़्यादा है। तो आप देखेंगे मैथ का सबसे ज़्यादा वेटेज है, 25 क्वेश्चन मेरे मैथ के आने हैं। और फिर आप ये देखेंगे कि 20 क्वेश्चन मेरे रीजनिंग के आने हैं। फिर आप ये पोर्शन देखेंगे तो आप टोटल कितना बन गया? 45 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं मैथ और रीजनिंग में। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, आज आपको मैं बिल्कुल सब कुछ बता देता हूँ। 45 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के बन गए, 35 क्वेश्चन इसके बन गए और 25 क्वेश्चन आपके इस हिंदी और इंग्लिश के बन गए। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि जीके कंप्यूटर के मेरे 35 क्वेश्चन है, मैथ रीजनिंग के मेरे 45 क्वेश्चन हैं और हिंदी और इंग्लिश के मेरे 25 क्वेश्चन हैं। और आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा वेटेज इस टाइम पे जीके और कंप्यूटर का जो 35 क्वेश्चन है, और आप सबसे ज़्यादा इसको टाइम दे रहे हैं। मैं बोलता हूँ ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप ये ना सोचें कि इसमें और इसमें ओनली 10 क्वेश्चनों का ही डिफरेंट है, लेकिन आप ये भी देखिए कि लाखों लोगों की मैथ कमज़ोर होती है, लाखों लोग रीजनिंग के कॉन्सेप्ट में उलझ जाते हैं। हालांकि उनको रीजनिंग अच्छे से आती है, लेकिन एग्ज़ाम का प्रेशर अलग होता है। जब मैं एग्ज़ाम देने बैठ रहा था, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मेरी रीजनिंग और मैथ बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त थी, और मुझे कॉन्फिडेंस था। मैं सोच रहा था कि यार मैं इसको थोड़ा कम टाइम देता हूँ क्योंकि मैं तो ये कर लूँगा, क्योंकि मैं तो रीजनिंग में और मैथ में ठीक था। लेकिन मेरी हालत और मैथ रीजनिंग ने भी वहाँ, मतलब हालांकि मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिए, लेकिन इतना प्रेशर आ गया था कि क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहे थे टाइमिंग की वजह से, क्योंकि क्वेश्चन उलझे हुए क्वेश्चन थे, फिगर वाले क्वेश्चन थे, तो आंखों में आंसू आ गए। आपको सच बता रहा हूँ मैं। तो आप इसको कभी भी रीजनिंग को हल्के में ना लें, मैथ को भी हल्के में ना लें, क्योंकि 45 क्वेश्चन, अब देखिए आप ये देख सकते हैं कि 35 और 45 जो क्वेश्चन हैं, इसमें वेटेज 45 क्वेश्चन होगा, तो सबसे ज़्यादा आप इसको टाइम दें पहले, क्योंकि मैथ और रीजनिंग लाखों लोगों की वीक होती है। कोई कॉन्सेप्ट में वीक हो जाता है, कोई ट्रिक में, कोई कैलकुलेशन में, कोई किस में। आपको सबसे ज़्यादा काम इसमें करना है। अरे जीके और कंप्यूटर में तो कोई लिमिटेड सोर्स तो है ही नहीं, इसका तो क्वेश्चन कहीं से भी उठा के आ सकते हैं। इसका पता थोड़ी होता है कि एग्जिट यहाँ से क्वेश्चन उठ के आएगा, नहीं। तो इसको तो आप कितने पढ़ लो जीके कंप्यूटर वाले इन पोर्शनों को, तो साइंस वाले क्वेश्चन कहीं से भी उठा के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो आपका लिमिटेड पॉइंट है, आप इनमें प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चनों को सोल्व कर लेंगे, ये तो प्रैक्टिस की बात है। लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स थोड़ी है, कहीं से भी उठा के आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखिए कि मुझे 45 क्वेश्चनों का फोकस करना है, तो सबसे ज़्यादा मुझे टाइम किस पे देना है? मैथ रीजनिंग पे। फिर मुझे जो टाइम देना है, इसको अभी भी स्किप करना है, थोड़ा ध्यान से समझना है, इसको मैं बाद में बताता हूँ। फिर आपको ये देखना है कि यार इंग्लिश भी मुझे पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि लाख लोग जो है इंग्लिश से डरते हैं, ठीक है। जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें इंग्लिश से डरते हैं। फिर आपको इंग्लिश पे फोकस करना है, इसके बाद में फिर आपको हिंदी पे फोकस करना है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारे पॉइंट होते हैं। फिर आपको जाके बाद में जाके आपको टाइम देना है इस जीके और कंप्यूटर का। इसकी एक अलग से सारणी बनानी पड़ेगी आपको कि मैं कैसे कैसे ये अपने सिलेबस कवर कर सकता हूँ इस टाइम के अंदर। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस किसके पर करना पड़ा? मैथ पे, फिर इंग्लिश पे, फिर हिंदी पे, ठीक है। सॉरी, पहले आपको इस पे करना पड़ा 45 क्वेश्चनों पे, फिर आपको हिंदी पे, फिर इंग्लिश पे, इन दोनों पे करना पड़ा, और फिर लास्ट में जाके आपको कंप्यूटर जीके पे फोकस करना पड़ा, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी हम कमी करते हैं वो ये करते हैं, स्टार्टिंग में यही देख लेते हैं कि यार 35 क्वेश्चन इसके हैं और मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर लेता हूँ, इन चीज़ों को वो स्किप कर देता है, इन चीज़ों को वो स्किप कर देता है। हकीकत में सिलेक्शन ये दिलवाते हैं, क्योंकि ये तो लिमिटेड पॉइंट होते ही नहीं है। ये कहीं से भी जीके वाले कंप्यूटर के कहीं से भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, आप कितने पढ़ लो कहीं से भी आ जाते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। अब एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके वाले, साइंस के पूछा जाता है, वो लोग इसको पढ़ते कम क्यों है? वो इसको इसलिए कम पढ़ते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि इसके क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। आखिर मैं पढ़ूँ तो पढ़ूँ कितना, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले आप इन पर फोकस करो, फिर बाद में इस पर देखो। और इसकी एक बुक ले लो, लिमिटेड बुक लो। आप पता नहीं कितने सारी बुक परचेज कर लेते हैं और आपको ये नहीं पता होता है कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। बस जिसने जो बताई वो बुक लिया और रख लिए, और पढ़ाई का कोई अता पता ही नहीं कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ क्या नहीं पढ़ रहा, ठीक है। तो इसकी लिमिटेड बुक लानी है, उन्हीं को बारी बारी से पढ़ना है।
उसी में से सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट होती है। आप समझो मेरे साथियों, समझो, आपको मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि ये एक दूसरे की बुक जो होती है वो कॉपी पेस्ट ही होती है, ठीक है। तो इन पे फोकस करना है, फिर आपको इसमें करना है, और ये देखिए कि मैं एक ही बुक से कितने सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज़, अब समस्या ये आती है कि हम अब सेल्फ स्टडी करेंगे कैसे। तो सेल्फ स्टडी, अब इतनी देर वीडियो में मैंने ये बताया आपको कि आपको ये पता नहीं होता कि कैसे मुझे सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो आपको पता चल गया कैसे कैसे आपको फोकस करना है। अब आप ये देखिए कि आपको पढ़ने में कब सुविधा होती है, या आप नाइट में अच्छे पढ़ पाते हैं या फिर आप डे में अच्छे पढ़ पाते हैं। जैसे मैं था तो मैं तो नाइट में बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाता था, मैं डे में पढ़ पाता था, ठीक है। तो आप क्या करें, सबसे पहले अगर आप जैसे सुटेबल हो आपको उसी हिसाब से या तो नाइट में पढ़ सकते हैं या फिर डे में पढ़ सकते हैं। मान के चलता हूँ आपको डे में पढ़ने की आदत है, ठीक है, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि डे में 12 घंटे होते हैं। अब देखिए आपको स्टडी कितनी करनी है, मैं बताया था मिनिमम आपको 8 घंटे स्टडी करनी है और मैक्सिमम आपको 10 घंटे स्टडी करनी है। तो आप ये सोचें कि जब सुबह 7 बजे से 7 बजे तक 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे में आपको खाना भी खाना है और भी छोटे मोटे नहाना धोना भी है, फ्रेश वगैरह भी होना, कई सारी चीज़ें हैं। तो मिनिमम ये मान के चल 2 से 3 घंटा, आपको 1 घंटा मैं बोलता हूँ एक्सरसाइज को भी देनी चाहिए। तो ये मान के चलो आपको 3-4 घंटा ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं सब कुछ। तो फिर भी आपके पास 8 घंटे तो बचे, और मैं तो बोलता हूँ टारगेट 10 घंटे का रखो। तो आप कम से कम शाम को थोड़ा सा रेस्ट करते हैं 7 से 8 बजे के बाद में, तो कम से कम आप आराम से 8 से 10 यानी 2 घंटा तो और स्टडी कर ही भी सकते हैं ना। तो 8 घंटे दिन में, 2 घंटे शाम को, 10 घंटे की आपकी स्टडी आराम से हो जाती है। और मैं बोलता हूँ ज़बरदस्त स्टडी हो जाती है। आपको रात की 11-11 बजे, 12-12 बजे, 1-1 बजे ऐसे बिना बजे दिन में भी पढ़ रहे हो, रात को भी पढ़ रहे हो, माइंड होता है, इसको भी थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है, ऐसा करनी है। अच्छा, अब सीधा मैं पॉइंट पे आता हूँ। मान के चलिए अब कई लोग क्या करते हैं कि सुबह जीके को पढ़ने पर ये देते हैं कि यार मैं सुबह जीके मेरे को अच्छे याद होता है। तो आप, मैं बताता हूँ कि आप सुबह जीके को पढ़ें और इस हिसाब से पढ़े कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा तो मेरा इतना सिलेबस कवर हो जाएगा। अब मैं कैसे इसको डिफाइन कर सकता हूँ, क्योंकि अलग अलग लोग, कोई 1 घंटे में याद कर सकता है, कोई 2 घंटे में याद कर सकता है। तो ये आप पर डिपेंड है कि आप सुबह अगर जीके पढ़ रहे हैं तो आप अपने हिसाब से इस चीज़ को सेट करें कि यार मैं अगर जीके पढ़ भी रहा हूँ सुबह और मुझे कितने क्वेश्चन याद हो रहे हैं, उस हिसाब से अपने उसको बांट लो कि मुझे जीके 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ना है, उस हिसाब से देख लो। अब कई लोग मैथ में फास्ट होते हैं, रीजनिंग में फास्ट होते हैं, वो उस हिसाब से अपने टाइम को बांटे कि यार मुझे 2 घंटे अगर मैथ को पढ़ना है तो 2 घंटे में मुझे कितने क्वेश्चन लगाने ही पड़ेंगे कि वो उनकी स्पीड भी अप हो जाएगी और वो सोचेंगे कि यार 2 घंटे में मेरे इतने क्वेश्चन होंगे तो मैं कितना ग्रोथ कर पाऊँगा। तो वो भी देख लें। रीजनिंग इसी प्रकार रीजनिंग में करें, इसी प्रकार से वो हिंदी इंग्लिश में करें, ठीक है। तो मैं ये बोलता हूँ कि कम से कम भी अगर आप मैथ और रीजनिंग पर टाइम दे रहे हैं, आपको सबसे ज़्यादा तो इस पर दें, फिर आप इनको दें और फिर आप इसको दें, ठीक है। इस हिसाब से थोड़ा सा लाखों लोग जो तैयारी करें उसे अलग तरीके की अपनी एक अप्रोच बनाएं, अपनी एक स्टडी करें, और मैं बोलता हूं कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस फ़ायदे से, ज़बरदस्त मिलेगा आप इस हिसाब से अगर अपनी स्टडी करते हैं तो, ठीक है। अदरवाइज़ तो फिर एग्ज़ाम आती रहेगी, आप स्टडी करते रहना, डिमोटिवेट होते रहना, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। और फिर बोलते हैं जी मैं लूसेंट पढ़ूँ या स्पीडी पढ़ूँ या RS अग्रवाल पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ। जब पढ़ने की टाइम था, जब पढ़ने का एक तरीका था, तब तो आप पढ़े नहीं और अब लास्ट में जाके चीज़ें इस प्रकार से कर रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। तो ये अब मैंने इसलिए नहीं छोड़ दिया आप पर कि कैसे कैसे पढ़ना है, वो आपको करना है। मैंने इसमें ये बताया आपको, केवल एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। हाँ अच्छा, एक रिवीजन वाला पोर्शन छूट गया। अच्छा, रिवीजन का पोर्शन छूट गया, इस पर भी मैं देखो थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, प्यारे साथियों, रिवीजन कब करते हैं? पहले तो मैं ये बताता हूँ रिवीजन क्या करते हैं। कुछ लोग मंथली रिवीजन करते हैं, कुछ लोग वीकली रिवीजन करते हैं और कुछ लोग डे बाय डे रिवीजन करते हैं। तो मेरा इसमें एक ही मानना होता है कि अगर आप डे बाय डे रिवीजन करेंगे ना तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। सपोज कैसे, मान के चलिए आपने मैथ का कोई चैप्टर पढ़ा, जैसे नंबर सिस्टम पढ़ा, और आपने नंबर सिस्टम में 5 टाइप के क्वेश्चन सोल्व किए। अब आप, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने लग जाएंगे, पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी तो सोल्व करेंगे। तो आपने नंबर सिस्टम में 5 टाइप के क्वेश्चन सोल्व किए। अब आप क्या करें, जब से दूसरे दिन आप 6, 7, 8, 10 फिर 5 टाइप सोल्व करेंगे, तो
जैसे ही दूसरे दिन आए तो आप कम से कम 10 मिनट तो आप इन टाइप को दे ही, भले ही उनको आप एज ए समरी के तौर पे देखें कि यार ये टाइप ये थी, पहली टाइप, दूसरी टाइप ये है, तीसरी टाइप ये है, चौथी टाइप ये है, पांचवी टाइप ये है। पहली टाइप के क्वेश्चन ऐसे सोल्व होते हैं, दूसरी टाइप के क्वेश्चन ऐसे सोल्व होते हैं, तीसरी टाइप के क्वेश्चन ऐसे सोल्व होते हैं, चौथी पाँचवीं ऐसे, जो पाँचवीं आपके माइंड में हो जाएगी। जैसे छठी सातवीं आठवीं नवीं देखेंगे ना, तो वो इससे क्या होती है, आपसे लिंक होती है, तो आपको पिछले वाली भी याद हो जाएगी, ये भी याद हो जाएगी। फिर अगले दिन आप देखेंगे ना, तो आप उन पाँचों को थोड़ा सा देखें, अदरवाइज देखने की जरूरत नहीं है। आप फिर छठवीं सातवीं आठवीं नवीं और 10वीं टाइप को ही देख लें। जब आप 11 12 13 14 15 टाइप हटेंगे ना, तो पीछे की 6 से लेकर 10 तक की टाइप एक बार करें। हाँ, छठवीं क्या थी, सातवीं क्या थी, आठवीं क्या, नवीं 10वीं, इसके क्वेश्चन ऐसे सोल्व होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको कर लेना है। तो इसी प्रकार से आपको जीके में करना है और इसी में ये करना है। ठीक है, फिर जैसे ही वीकली आता है, 7वां दिन आता है ना, तो फिर आप एक बार इन सारी टाइपों को देखेंगे और आप फटाफट रिवीजन कर लोगे, मिनटों में रिवीजन हो जाएगा। फिर अब हमसे रिवीजन करने में टाइम क्यों होता है, हम जो रिवीजन तो करते नहीं, बाकी वैसा का वैसा भूल जाते हैं, सेम वही हो जाती है चीज़ें जो पहले थी। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने बताया, वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन मैं आपको आज काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी इसमें मैंने दी है। तो मैं आपको फिर से रिवाइज करता हूँ कि उन्हीं चीज़ों पे फोकस करें जो और लोगों की वीकनेस हो। ठीक है, ये आज के टाइम में आपको सिलेक्शन दिलवाने का सबसे अच्छा मंत्र है। उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो जो लाखों लोगों की वीकनेस हो, उन पे ज़्यादा फोकस मत करो जो लाखों लोगों की स्ट्रॉन्गनेस हो। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें, और वही एक एग्ज़ाम में सफल होने का सही फंडा होता है। ठीक है, तो इस सिस्टमेटिक तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ाई करेंगे अपना। अब कई लोग इसको ये भी मत मान लेना है कि बिल्कुल कम फोर्सन है, इसको आप पढ़े ही नहीं, इसको भी पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, लेकिन ज़्यादा इस हिसाब से इस सीक्वेंस में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो बहुत आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर मेरे से कुछ पूछना है आपको तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर पूछ सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में ही है, और फेसबुक पेज का भी नीचे ही है। जो भी किसी प्रकार से आपको हेल्प चाहिए मैं आपको देने के तैयार हूँ। आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपने माँ बाप की सेवा करते रहिए, और ईश्वरीय ध्यान करते रहिए, और सुबह सुबह योगा भी करें। ओके, फिर मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।